नमस्कार, विबोध एकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम जो फर्स्ट ग्रेड, सेकंड ग्रेड और असिस्टेंट प्रोफेसर या फिर नेट जेआरएफ वालों के लिए जो क्लासेस चलाते हैं उस क्लास अगली क्लास लेकर आए हैं। एक क्लास हम विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे डाल चुके हैं नए बैच की, और नए बैच की ये अगली क्लास फिर से हम आपके सामने लेकर आए हैं। पिछली क्लास में हमने देखा था कि हिंदी साहित्य इतिहास लेखन की परंपरा से संबंधित कुछ ग्रंथों के बारे में देखा था। अब देखो इतिहास ग्रंथ, सबसे पहले तो देखो पहला इतिहास ग्रंथ हिंदी साहित्य का कौन सा है भाई? दी इस्तवार दिला लित्तेतुर एंदुई हिंदुस्तानी गारसादी तासी का। वो हम देख चुके हैं, 2 भागों में प्रकाशित हुआ था 1839 ईस्वी को। याद रखना, बहुत बार पूछा गया है भाई, क्योंकि कई बार सिर्फ एक ही डेट वहां मिलती है कि ये ग्रंथ कब प्रकाशित हुआ, वो फिर 1839 लिखा होता है और दूसरा 1847 में। अब देखो दूसरा क्या देखा था हमने? शिव सिंह सरोज के बारे में देखा था। शिव सिंह सेंगर जी ने ग्रंथ लिखा शिव सिंह सरोज, और उसमें क्या 1883 ईस्वी में वो लिखा, हिंदी साहित्य में लिखा गया हिंदी साहित्य के इतिहास का प्रथम ग्रंथ माना जाता है वो शिव सिंह सरोज। उसके बाद फिर हमने देखा भाई जॉर्ज ग्रियर्सन का ग्रंथ, जिसे वास्तविक रूप से हिंदी साहित्य का प्रथम ग्रंथ हम मान सकते हैं, द मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। और उसके बाद जो 1888 में आया था भाई, बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल से के विशेषांक के रूप में प्रकाशित हुआ था। उसके बाद फिर हमने देखा भाई हजारे इनका आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के इतिहास ग्रंथ के बारे में देखा, हिंदी साहित्य का इतिहास 1929 ईस्वी, उसके बारे में। और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में जो ज्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं वो हमने किए कुछ आगे करते जाएंगे हर रोज स्टेप टू स्टेप। फिर हमने देखा था भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी, इन्होंने भी 3 इतिहास ग्रंथ लिखे हैं भाई। अब वो हमने नाम लिखे थे, उनके बारे में आज हम अब विश्लेषण अब इस क्लास में करेंगे। तो आज जो हमारा अध्ययन का विषय है वो तो आप समझ गए हो, क्या है भाई? हिंदी साहित्य इतिहास लेखन परंपरा के महत्वपूर्ण ग्रंथ। उन ग्रंथों के बारे में आज हम ये पूरा कर लेंगे टॉपिक। फिर नेक्स्ट क्लास जो होगी वो होगी भाई आदिकाल की। अब हम देखेंगे भाई आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने 3 ग्रंथ लिखे हैं भाई, इतिहास ग्रंथ लिखे हैं 3। और एक तो क्या लिखा है भाई? सबसे पहले तो इन्होंने क्या लिखा है? हिंदी साहित्य की भूमिका। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में लिखी है भाई। और फिर लिखा है भाई इन्होंने हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। और फिर क्या लिखा भाई? हिंदी साहित्य का आदिकाल। देखो ये भी 1952 ईस्वी में लिखा गया है, और ये जो हिंदी साहित्य का आदिकाल है ये भी 1952 ईस्वी में लिखा गया है। अब देखो भाई हिंदी साहित्य की, ये देखो कालक्रम से भी लगवा लेते हैं तो ये कालक्रम वाला यही क्रम बनेगा भाई। सबसे पहले हिंदी साहित्य की भूमिका 1940 ईस्वी में, फिर ये दोनों की देखो डेट सन तो एक है समय, लेकिन पहले हम लगाएंगे हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास को, उसके बाद में हिंदी साहित्य का आदिकाल। अब इनमें इनकी थोड़ी थोड़ी विशेषताएं देखते हैं जहां से प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखो अभी जो आरपीएससी ने असिस्टेंट प्रोफेसर का राजस्थान में जो एग्जाम हुआ था उसमें एक प्रश्न पूछा गया था। प्रश्न तो क्या पूछा गया था उसमें, सिंपल ही था वो, लेकिन दूसरे तरीके से भी उसको पूछ लेते हैं। वहां प्रश्न पूछा गया आपसे कि मैं जोर देकर कहना चाहता हूं कि यदि इस्लाम भारत न भी आया होता तो भी भक्ति का बाहर आना वैसा ही होता कि जैसा अब है। लेकिन ये किसने ये वक्तव्य पूछ लिया, किसका है?
तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कही है ये बात। लेकिन कई पहले एक बार नेट परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया, लेकिन वो कैसे पूछा गया कि कौन से इतिहास ग्रंथ में कही है ये बात। तो ये जो कही है ना कि इस्लाम भारत में भी आया होता, मैं जोर देकर कहना चाहता हूं, यहां से लाइन शुरू होती है। तो वो हिंदी साहित्य की भूमिका में कहा गया है भाई। ये जो आपको मिलेगा वो भूमि इस ग्रंथ में है वो। और फिर क्या है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1952 ईस्वी में जो लिखा, इसमें इन्होंने फिर प्रश्न एक बार पूछा गया कि आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने काल विभाजन कौन से इतिहास ग्रंथ में किया है। तो वो किया भाई हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में। इसका ये प्रश्न बनेगा। और ये क्या है, इसका प्रश्न क्या बनाया गया है कि कौन सा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का कौन सा ग्रंथ व्याख्यान ग्रंथ के रूप में जाना जाता है। तो वो कौन सा भाई, हिंदी साहित्य का आदिकाल। क्योंकि समय समय पर हिंदी साहित्य से संबंधित व्याख्यान दिए थे आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने, और फिर उन सभी व्याख्यानों को इकट्ठा करके एक अलग ग्रंथ के रूप में इसको प्रकाशित कर दिया गया, जिसे आज हम हिंदी साहित्य का आदिकाल नाम से जानते हैं। तो ये प्रश्न आपको याद रखने हैं, यहाँ से इस तरह के प्रश्न पूछे जाते हैं, कई बार पूछे गए हैं, आगे भी पूछे जाएंगे, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है भाई। अब हम देखते हैं भाई इनके बारे में, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में देखेंगे भाई। देखो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के बारे में लिखो कि जो इनकी विशेषता क्या है भाई, कि परंपरा का निरंतरीय बोध इनकी विशेषता, लेकिन आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी में नहीं है। ये परंपरावादी आप इनको बोल सकते हो। तो जो हजारी प्रसाद द्विवेदी जी की विशेषता है, ऐसे ही आप लोग लिख चुके हो तो आप लोगों का रिवीजन हो जाएगा, अब दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। और ये उनके लिए है जिन जो बाद में आए हैं, उनके लिए ये क्लास हम कर रहे हैं भाई। तो द्विवेदी जी की विशेषता है, क्या विशेषता है भाई इनकी, परंपरा का निरंतरीय बोध। लेकिन शुक्ल जी में नहीं है भाई ये विशेषता। देखो दोनों में थोड़ा सा अंतर देखेंगे, क्योंकि दोनों के बारे में पूछा जाता है। भाई इनकी विचारधारा अलग है, शुक्ल जी की विचारधारा अलग है, लेकिन दोनों की विचारधारा मिल जाती है तो बिल्कुल संपूर्ण एक इतिहास का बोध होने लगता है भाई। तो वो हम देखेंगे, दोनों का अंतर थोड़ा सा अभी लिखवाएंगे बस। नेक्स्ट अगला, अब देखो इसमें क्या करेंगे, आगे हमें लिखेंगे इसमें कि जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने जो काल विभाजन है, काल विभाजन कौन सी पुस्तक में किया है भाई, आप सब जानते हो काल विभाजन किस में किया है, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। तो लिखो, ये नोट्स बना रहे हो तो इसी तरह लिखो भाई, हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। अब देखो काल विभाजन इन्होंने कैसे किया है वो देखेंगे, क्योंकि हमने आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का भी देखा है, इनका भी देखेंगे, गणपति चंद्र गुप्त का भी देखेंगे, क्योंकि वो पूछे जाते हैं भाई, जो पूछा जाएगा वो देखना पड़ेगा हमें। अब देखो इनका काल विभाजन इन्होंने कैसे किया है भाई। सबसे पहले इन्होंने क्या किया है, आदिकाल, क्योंकि इन्होंने देखो अपने तरीके से सबने समय सीमा भी अलग अलग बताई है, तो वो हमें याद रखना पड़ेगा भाई। 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक का समय माना इन्होंने आदिकाल में। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का काल विभाजन है भाई ये। फिर दूसरा विभाजन इन्होंने किया भाई पूर्व मध्यकाल। पूर्व मध्यकाल कहा है इन्होंने, जिसे आप लोग भक्ति काल कहते हो, और ये है भाई 1400 से 1700 ईस्वी। 1400 से 1700, देखो ये ईस्वी सन में है भाई, ये याद रखना। फिर उत्तर मध्यकाल, अगला जो है वो है भाई उत्तर मध्यकाल, और उत्तर मध्यकाल का समय क्या है भाई, 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी। 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी के मध्य क्या था भाई, और फिर आधुनिक काल क्या है भाई, 1900 से अद्यतन।
अद्यतन यानी कि आज तक। देखो ये इन्होंने काल विभाजन किया है आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने अपनी पुस्तक हिंदी साहित्य के उद्भव और विकास में। आदिकाल की समय सीमा इन्होंने मानी है 1000 ईस्वी से 1400 ईस्वी तक। पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है मानी अभी 1400 ईस्वी से 1700 ईस्वी तक। उत्तर मध्यकाल की समय सीमा मानी अभी 1700 ईस्वी से 1900 ईस्वी तक। और आधुनिक काल की समय सीमा मानी है 1900 से आज तक। ये किया है भाई इन्होंने काल विभाजन आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। अब हम देखेंगे भाई थोड़ा सा शुक्ल और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी में अंतर देखेंगे भाई थोड़ा सा, क्योंकि फिर देखो ये आपके समझ यहाँ बननी शुरू हो जाएगी और फिर आप आसानी से तुलनात्मक अध्ययन करते हुए चलते हो ना, तो पढ़ने में बहुत ज़्यादा आसानी रहती है। क्योंकि आजकल बहुत प्रश्न गंभीरता से पूछे जाते हैं, या आप ये लगाओ कि प्रश्न पूछे जाते हैं अवधारणात्मक, यानी कि लंबे लंबे वाक्य दिए जाते हैं और तुलना करवाई जाती है दो विचारधाराओं में या फिर दो ग्रंथों में, दो कालक्रम दो कालखंडों में। तो वो सब आपको तुलनात्मक अध्ययन हम साथ साथ करते हुए चलेंगे भी, आपको फिर ज़्यादा मुश्किल नहीं लगेगा क्योंकि एक साथ करवाई हुई चीज़ें याद रहती हैं। ये नोट करो, फिर आगे करेंगे। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी और शुक्ल जी के बारे में थोड़ा सा अंतर देखेंगे उनकी विचारधारा में। देखो भाई ऊपर लिख लो आप, यहां तो लिखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और यहां लिख लो आप हजारी प्रसाद द्विवेदी, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। अब देखो भाई इन्होंने तो क्या बात की है, जनता की चित्तवृत्ति की बात की है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, क्योंकि ये प्रश्न भी कई बार आते हैं और आप लोगों को सब पता है। आगे सारी चीजें लिखवाएंगे भी, बिल्कुल डिटेल से एक एक चीजें आपको यहाँ लिखवाई जाएंगी इसी बोर्ड पे। ये नहीं है कि हम आपको नोट्स पकड़ा देंगे, या हमारे पास तो स्मार्ट बोर्ड भी नहीं है कि आपको ऐसे दिखा देंगे भाई यहाँ से और ऐसे ऐसे पढ़ा दिया। उसमें क्या मुश्किल है भाई, वो तो कोई भी करवा देगा, हिंदी तो सबको पढ़नी आती है। तो हम तो यहाँ लिखवाएंगे, आपको याद करवाएंगे साथ साथ। देखो भाई ये क्या है, रामचंद्र शुक्ल जी के बारे में लिखो भाई, इन्होंने तो जनता की चित्तवृत्ति की बात की है। इन्होंने तो क्या की है भाई, जनता की चित्तवृत्ति की बात की है। और इन्होंने क्या की है भाई, लोक की बात की है। लोक की यानी कि ये क्या कहते हैं भाई, साहित्य क्या है, मनुष्य से ही संबंधित है। और इन्होंने क्या है, जनता की चित्तवृत्ति को ध्यान में रखा, इन्होंने लोक की बातें की हैं। अब देखो भाई इनका जो प्रिय कवि है, आचार्य रामचंद्र जी का जो प्रिय कवि है तो हम पढ़ चुके हैं, कौन सा है, तुलसीदास है भाई। इनका प्रिय कवि कौन सा है, तुलसीदास। दोनों की विचारधाराओं में अंतर है भाई, ये नहीं है कि दोनों एक दूसरे के विरोधी थे। विचारधाराओं तो देखो गुरु और शिष्य की विचारधारा में भी अंतर हो सकता है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि शिष्य अपने गुरु का अपमान करना चाहता है। विचारधारा अलग चीज है, क्योंकि आप साइंस में पढ़ते हो, देखो जैसे थॉमसन के शिष्य थे रदरफोर्ड, जो नोबेल प्राइज भी उनको बाद में मिला था, उन्होंने अपने ही गुरु के द्वारा बताई गई बात को असत्य सिद्ध किया था, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो उनके विरोधी थे। तो इसी तरह से हमारी हिंदी में भी ये नहीं है कि ये गुरु और शिष्य तो नहीं है ये तो, लेकिन फिर भी विचारधारा अलग है, ये मत मानो कि ये एक दूसरे के विरोधी हैं। और इनके प्रिय कवि तो कबीरदास जी हैं भाई, सबको पता है कबीर, इन्होंने पुस्तक भी लिखी है एक। इनके प्रिय कवि कौन है भाई, कबीर।
क्योंकि देखो आलोचनात्मक ग्रंथ भी तो लिखा है, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने कबीर नाम से आलोचनात्मक ग्रंथ भी लिखा है। और देखो वैसे तो रामचंद्र शुक्ल जी ने तो कबीर के साथ तो अन्याय किया है। अब आगे देखेंगे भाई हम, जैसे रसवाद व लोक मंगलवाद को प्रमुखता दी है भाई। शुक्ल ने क्या किया है, रसवाद और लोक मंगलवाद को प्रमुखता दी है। और इन्होंने किसको प्रमुखता दी है भाई, इन्होंने मानवतावादी, ये मानवतावादी थे भाई, मानव को महत्व देते हैं, मानवतावादी। साहित्य, इनका मानना है कि साहित्य क्या है, साहित्य मनुष्य के लिए है, ये नहीं है कि मनुष्य साहित्य के लिए है, साहित्य मनुष्य के लिए होना चाहिए। और फिर देखेंगे भाई आगे हम, जैसे इनका मानना है कि हिंदी का प्रथम कवि कौन है। हिंदी के प्रथम कवि की बात देखो, सबसे पहले तो हमने की थी भी शिव सिंह सेंगर के यहाँ। शिव सिंह सेंगर जी ने पुष्य या पुंड, हिंदी के प्रारंभ का सबसे पहले वर्णन तो किसने किया, शिव सिंह सेंगर ने। उनका मानना था कि हिंदी के जो पहले कवि हैं वो है भाई पुष्य या पुंड। उसके बाद फिर रामचंद्र शुक्ल जी ने कहा, स्पष्ट रूप से नहीं कहा है कि हिंदी के पहले कवि कौन है, लेकिन इन्होंने कहा कि हिंदी के नमूने पहल वाक्पति राज मुंज के यहाँ देखने को मिलते हैं। तो अप्रत्यक्ष रूप से इनका कहने का मतलब यही है भाई, हिंदी का पहला कवि कौन है, मुंज है भाई। तो ये आप लिखो, इनके अनुसार तो हिंदी का जो पहला कवि है वो मुंज है भाई। और इनके अनुसार हिंदी का पहला कवि कौन है भाई, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन है, अब्दुल रहमान को मानते हैं भैया, संदेश रासक वाले अब्दुल रहमान को। इनको मानते हैं भाई ये प्रथम कवि। ऐसे लिखा मिलेगा भाई ये यहाँ आपको, अब्दुल रहमान, रे है रे। अब देखो भाई ये क्या है, विधेयवादी हैं, विधेयवादी रचनाकार है भाई ये। देखो भाई विधेयवाद का जनक भी कई बार पूछा जाता है, ये लिखवाएंगे आपको, जो पद्धतियां होती है ना रचना इतिहास की, हमारी लिखने वाली परंपराएं, उनके बारे में लिखवाएंगे। विधेयवाद का जनक भी कई बार पूछा जाता है, हिप्पोतेन को माना जाता है भाई। तो ये विधेयवादी है। और ये क्या है भाई, परंपरावादी है। परंपरावादी है कौन है, ये है भाई हजारी प्रसाद द्विवेदी, परंपरावादी हैं। अब देखो इनके बारे में, जैसे इन्होंने तो क्या कहा है कि प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी, देखो हिंदी का प्रारंभ भी दोनों ने अलग अलग माना है भाई। इनके अनुसार तो क्या है कि प्राकृत की अंतिम, ये प्रश्न कई बार पूछा गया भी, ऐसे कैसे, सारे के सारे आप ये लगा लो ये प्रश्न पूछे गए हैं। तो ये लिखो, प्राकृत की अंतिम अवस्था से हिंदी का प्रारंभ मानना चाहिए। इनका मानना है, शुक्ल का तो क्या मानना है कि हिंदी का प्रारंभ कब से हुआ भाई, प्राकृत की अंतिम अवस्था से। और इनका मानना है कि हिंदी का प्रारंभ 10वीं सदी से हुआ है भाई। हजारी प्रसाद द्विवेदी का मानना है कि हिंदी का प्रारंभ 10वीं सदी से हुआ है। देखो वैसे तो वास्तविक रूप से ये हिंदी साहित्य का भक्ति काल से मानते हैं कि वास्तविक रूप से अगर देखें तो हिंदी साहित्य का प्रारंभ भक्ति काल से होता है, ये मानना है हजारी प्रसाद द्विवेदी का। और ये अभी जो परीक्षा हुई थी शायद राजस्थान वाली असिस्टेंट प्रोफेसर की, वहां भी पूछा गया है वो प्रश्न। अब देखो भाई इनके ये है एक एक, या आप ये लगाओ, ये 4-5 जो भी लाइन आपको दिखाई दे रही है, इधर भी और इधर भी, तो ये सभी 10 प्रश्न हैं और बार बार पूछे गए हैं।
तो आप इनको ऐसे ही लिखोगे और ऐसे ही याद करोगे, तुलनात्मक रूप से ही, क्योंकि अवधारणात्मक प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो वहां पूछ लिया जाए आपसे कि रसवाद और लोक मंगलवाद की भावना तुलसीदास के उसके हजारी प्रसाद द्विवेदी के यहाँ मिलती है, जबकि जो ये मानवतावादी जो है वो आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। तो ये फिर गलत हो जाएगा भाई, क्योंकि ये आपको याद नहीं होंगे तो आप उलट पुलट करके आपको देंगे और फिर आप आसानी से उत्तर नहीं बता पाओगे। तो एक बार फिर देखेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी में क्या है कि जनता की चित्तवृत्ति को तो महत्व देते हैं कौन, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी, और ये करते हैं भाई लोक मंगल की बात, नहीं लोक की बात, यानी कि मनुष्य की बात ये करते हैं। और प्रिय कवि क्या है भाई, इनका तुलसीदास है, उनका कबीर है। और रसवाद और लोक मंगलवाद को प्रमुखता किसने दी है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने, और इन्होंने मानवतावाद को, और यहाँ हिंदी का प्रथम कवि मुंज को माना गया है, और ये मानते अब्दुल रहमान, संदेश रासक वाले हैं ये अब्दुल रहमान। और ये विधेयवादी थे, ये परंपरावादी हैं, और इनका मानना है कि हिंदी का प्रारंभ प्राकृत की अंतिम अवस्था से हुआ है, और इन्होंने कहा कि हिंदी का प्रारंभ 10वीं शताब्दी से हुआ है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये बात भी, 10वीं सदी वाली आप याद रखना इसको, ये पता नहीं कितनी बार प्रश्न पूछा गया है, प्रश्न तो सारे पूछे गए हैं। अब आगे चलते हैं भाई, हम इतिहास ग्रंथ के बारे में इनको लिखो, फिर आगे चलेंगे। देखो भाई, एक प्रश्न पूछा गया है कि निराला के राम और केशव के राम में क्या अंतर है। किसी बच्चे ने पूछा है, नाम है इनका राघव है या क्या है, रघु, अच्छा, इन्होंने प्रश्न पूछा है कि भी राम, निराला के राम और क्या है किसके राम, फिर केशवदास के राम में। तो देखो भाई, आपको हम बताना चाहेंगे कि ये वैसे तो मैं पहले भी बता चुकी हूँ, आप यदि देखोगे ना, या तो आपने हमारी सारी क्लासेस नहीं देखी हैं, 2-3 बार ये बताया जा चुका है, फिर से सुन लो। जो निराला के राम है ना भाई, वो है एक सामान्य मनुष्य, वो सामान्य मनुष्य की तरह विचलित भी होते हैं, रोने भी लग जाते हैं, घबराहट भी, और उन्हें अपनी जीत की चिंता भी है कि मेरी जीत होगी या हार होगी, जैसे एक सामान्य मनुष्य को होती है। लेकिन जो केशवदास के राम है वो है भाई अवतारी राम, वो उनके यहाँ ये जो सामान्य मनुष्य वाली कमजोरियां नहीं दिखाई गई हैं, वो तो है वाल्मीकि जो रामायण है उस वाले राम का अनुसरण करके केशवदास ने रामचंद्रिका लिखी है भाई, और उसमें वही राम, अवतारी राम के बारे में दिखाया गया है, यानी कि वो तो अवतार है, भगवान है, आप ये मान के चलो। उनको किसी चीज का डर नहीं है, उनको सब पता होता है आगे की बातें भी कि जीत हमारी होगी। लेकिन निराला के राम तो आप देखिए, जब राम रावण युद्ध होता है तो उस समय वानर सेना को ध्वस्त कर दिया गया, यानी कि मार काट मचा दी बिल्कुल राक्षसों ने, खून खराबा लथपथ। और जब शाम को घर जाते हैं तो भगवान श्री राम रोने लगते हैं बैठ के, और फिर जामवान उनको, वो इतने विचलित हो जाते हैं कि देखो अन्याय की तरफ शक्ति है, भगवान श्री राम को चिंता है कि हो ही नहीं सकता, ये तो हमारी हार तो निश्चित है। वो एक सामान्य मनुष्य की तरह विचलित दिखाई देते हैं, और उस समय फिर जामवान देखो उनको ढाढ़स बंधाते हुए कहते हैं कि विचलित होने का नहीं देखता मैं कोई कारण, हे सिंह पुरुष तुम भी करो वह शक्ति धारण, छोड़ दो समर जब तक न हो सिद्धि रघुनंदन। ये देखो वो तो एक सामान्य इंसान की तरह वहां निराला जी ने दिखाया है, और वो है अवतारी राम। ये अंतर है भाई राम, निराला के राम और केशवदास के राम में। आगे हम जब निराला की राम की शक्ति पूजा करेंगे या निराला को पढ़ेंगे वहां भी बताएंगे आपको ये बातें, और जब हम केशवदास को पढ़ेंगे तो वहां भी बताएंगे आपको ये बातें। ये लिख लिया होगा भाई। अब हम देखते हैं भाई आगे, देखो भाई इस तरह के प्रश्न भी पूछे जाते हैं, आप ये मत मानो क्योंकि आप असिस्टेंट प्रोफेसर बनोगे और शोध कार्य आप मैक्सिमम लोगों ने कर रखा है, ये नहीं है कि आप एमफिल पीएचडी नहीं हो तो आप करोगे। अब
तो ये सब जो तुलनात्मक अध्ययन आपको आना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, ऐसे प्रश्न पूछने चाहिए। अब देखो भाई, आगे हम देखेंगे हजारी प्रसाद द्विवेदी के बाद हम देखेंगे अगला इतिहास ग्रंथ है जो हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। किसका है भाई? हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास। इससे भी कई बार प्रश्न पूछे गए हैं भाई। ये इतिहास ग्रंथ है भाई, राम कुमार वर्मा का है ये ग्रंथ। और देखो, कभी कभी तो सीधा प्रश्न पूछा जाएगा कि हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास किसका है? राम कुमार वर्मा का। और एक बार केवीएस या किसी परीक्षा में पूछा गया कि कौन सा अधूरा ग्रंथ है, और फिर उसमें 4 इतिहास ग्रंथों के नाम थे और उसमें उत्तर ये आना था भाई, क्योंकि ये सिर्फ भक्ति काल तक है, इसका दूसरा संस्करण नहीं आया। तो ये लिखो भाई, इसके बारे में हम लिखेंगे कि अधूरा ग्रंथ है, ये 1938 ईस्वी में लिखा गया है भाई। इस ग्रंथ का समय, क्योंकि देखो कालक्रम से लगवा लेंगे, आपको 4 इतिहास ग्रंथ देकर कालक्रम से लगवाएंगे, तो ये आपको याद रखने हैं भाई, इनकी जो सन है, तिथि याद रखनी है 1938 ईस्वी में। और इसको लिख सकते हो आप कि ये अधूरा ग्रंथ है। और आगे लिखो भाई, इसमें क्या है? केवल भक्ति काल तक का उल्लेख है, इसमें केवल भक्ति काल तक का उल्लेख है। अब देखो भाई, जो आप लोग पढ़ते हो ना भाई, संत काव्य है, प्रेम काव्य, राम काव्य, कृष्ण काव्य, ये आसान आसान जो नाम दिए गए हैं, ये राम कुमार वर्मा ने ही दिए हैं। तो देखो, शुक्ल जी ने तो क्या कहा है, आप सबको पता है। देखो भाई, भक्ति काल को हम 2 भागों में बांटकर अध्ययन करते हैं। देखो, जैसे ज्ञानाश्री शाखा, शुक्ल जी ने तो क्या कहा है, यहां लिख लो भाई, शुक्ल जी का मतलब आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और फिर राम कुमार वर्मा ने फिर बिल्कुल आसान नामकरण किया है इनका। तो कई बार ये पूछ लेते हैं। देखो, ज्ञानाश्री शाखा, ज्ञानाश्री शाखा, ये तो किसने कहा है? शुक्ल ने। और इसको संत काव्य किसने कह दिया? राम कुमार वर्मा ने इसको क्या कहा? संत काव्य। और दूसरा फिर क्या है? प्रेम मार्गी शाखा, ये तो कहा है शुक्ल जी ने, प्रेम मार्गी शाखा। और इन्होंने क्या कह दिया? इसको प्रेम काव्य। ये सरल नामकरण जो दिया है राम कुमार वर्मा ने दिया है भाई, ये कह दिया इन्होंने प्रेम काव्य। और राम मार्गी शाखा, और इन्होंने क्या कह दिया भाई? इसको राम काव्य। और इसी तरह से फिर कृष्ण मार्गी शाखा को कृष्ण काव्य। ये सरल नामकरण किया है भाई राम कुमार वर्मा ने, ये याद रखना है। यदि पूछा जाए ज्ञानाश्री शाखा, ये तो शुक्ल ने नामकरण किया है, उसी का संत काव्य किसने किया है? राम कुमार वर्मा ने। और इसी तरह से प्रेम मार्गी शाखा तो शुक्ल ने, प्रेम काव्य किसने? राम कुमार वर्मा ने। राम मार्गी शाखा शुक्ल ने, राम काव्य इन्होंने राम कुमार वर्मा जी ने। और कृष्ण मार्गी शाखा शुक्ल जी ने, और कृष्ण काव्य किसने? राम कुमार वर्मा ने। ये भाई इन्होंने सरल नामकरण किया है, ये देखा आपने। अब आगे देखते हैं भाई हम, राम कुमार वर्मा का जो आलोचनात्मक इतिहास है वो 7 प्रकरणों में विभाजित है भाई। इसके बारे में ये भी लिख लो कि ये 7 प्रकरणों में विभाजित है, ये भी पूछ लिया जाता है भाई। देखो, इतना आसान नहीं है आप जितना सोच रहे हो, ये सब आपको याद करने पड़ेंगे भाई, बार बार याद करने पड़ेंगे। बिल्कुल शुरुआत से लगो, जैसे करवाया जाता है वैसे करो, फिर उसको 1 बार करो, 2 बार करो, रिवीजन करो बार बार। और ये नहीं है, देखो कोई विषय कठिन नहीं होता और कोई विषय आसान नहीं होता। देखो, आप देखोगे तो आप जहाँ जो तैयारी आप कर रहे हो वो आईएएस की तैयारी से कम नहीं है। आप ये मत सोचना कि लोगों की धारणा होती है कि हिंदी सब्जेक्ट तो बिल्कुल आसान है,
लेकिन नहीं, अब ये दिखाना उनको कि कुछ आसान नहीं होता, और मेहनत तो देखो सभी जगह करनी पड़ेगी भाई। आप देखो जो आईएएस बने हुए हैं उनसे आप पूछना कि आप कैसे पढ़ते हो, तो वो बताएंगे आपको एक चीज को वो कम से कम 20 से 25 बार रिवाइज करते हैं भाई, तब उनके माइंड में वो बैठती है बात, स्थायी ज्ञान हो जाता है फिर वो, क्योंकि बार बार रिवीजन करना होता है। और ये तो कई बार बता चुके हैं भाई, कई किताबें पढ़ने से अच्छा है एक ही किताब को कई बार पढ़ो आप। अब देखो भाई आगे हम देखेंगे राम कुमार वर्मा जी ने हिंदी का प्रारंभ, राम कुमार वर्मा के बारे में बातें चल रही हैं भाई, इन्होंने हिंदी का प्रारंभ कब से माना, ये प्रश्न भी कई बार पूछा गया है। तो इन्होंने हिंदी का प्रारंभ माना है भाई कब से, 693 ईस्वी से माना है भाई। और एक बात और पूछी जाती है कि इन्होंने आदिकाल को दो नाम दिए हैं भाई, संधि और चारण काल। और फिर संधि काल के अंतर्गत कौन से साहित्य को रखा है, ये कई बार पूछा गया भाई, इन्होंने संधि काल के अंतर्गत कौन से साहित्य को रखा है, तो ये हम देखेंगे। अब इन्होंने लिखो भाई, जैसे देखो आदिकाल को दो नामकरण दिए हैं भाई, दो नाम दिए हैं आदिकाल को। आदिकाल को दो नाम किसने दिए हैं, तो राम कुमार वर्मा ने दिए हैं। और कौन कौन से दिए हैं, संधि और चारण काल, संधि काल और चारण काल। संधि और चारण काल। और फिर संधि काल में किसको शामिल किया है इन्होंने, कौन से साहित्य को, ये भी प्रश्न पूछा गया है भाई। संधि काल के अंतर्गत किसको रखा है भाई, संधि काल के अंतर्गत राम कुमार वर्मा ने किसको रखा है, तो संधि काल के अंतर्गत रखा है भाई इन्होंने सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य को रखा है, सिद्ध साहित्य और जैन साहित्य। संधि, ये प्रश्न बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है भाई, और बहुत ज्यादा गलत होता है, और कम से कम 5 से 10 बार तो मैं बता चुकी हूं इसको आप लोगों के सामने। अब आप गलत करोगे तो ये देखो हर जगह जहां से प्रश्न उठता है बार बार वो, हाँ ये ऐसे मैं लिखवाती हूँ IMP इम्पोर्टेंट का निशान, और बार बार बताती भी हूँ कि ये प्रश्न आएंगे, फिर भी आप लोग यदि उसको गौर से नहीं पढ़ते तो फिर गलत बात है भाई ये। अब देखो भाई आगे हम देखेंगे भाई, राम कुमार वर्मा ने अवधि का पहला कवि किसे माना है, ये प्रश्न भी पूछा जाता है। तो राम कुमार वर्मा ने अवधि का पहला कवि, देखो अवधि को याद रखना है भाई, अवधि का पहला कवि, हिंदी का पहला कवि नहीं कहा इन्होंने, अवधि का पहला कवि। क्योंकि अब तक हमने देखा है ना 2-3, जैसे शिव सिंह सेंगर के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि पुष्य या पुंड, रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि मुंज, और आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि कौन सा था, अब्दुल रहमान। लेकिन यहाँ है भाई अवधि का, वो था हिंदी का प्रथम कवि, ये अवधि भाषा का प्रथम कवि बोला है अमीर खुसरो को इन्होंने। और ये प्रश्न भी कई बार पूछा जाता है भाई। अब ये देखा भाई हमने राम कुमार वर्मा के बारे में। अब एक ग्रंथ के बारे में कई बार पूछा गया है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र लिखो भाई, ये भी इनके ग्रंथ का नाम भी कई बार पूछा जाता है, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र। सीधे सीधे ग्रंथ का नाम ही पूछ लेते हैं भाई, हिंदी साहित्य का अतीत। इनके ग्रंथ का नाम क्या है भाई, हिंदी साहित्य का अतीत। और हिंदी साहित्य का अतीत कब 1959 ईस्वी में लिखा गया है भाई, ये याद रखना है भाई, ये 1959 ईस्वी में लिखा गया है। ये एक बार 2015 नेट परीक्षा में पूछा गया प्रश्न था भाई, हिंदी साहित्य का अतीत किसने लिखा, यही पूछा था वहां। तो अब आप ये पूछ लेंगे आपसे कब लिखा, या फिर 4 दे के कालक्रम लगवा लेंगे आपसे। और
इसमें क्या किया है इन्होंने, विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में एक बात और पूछी जाती है बार बार परीक्षाओं में, वो और लिख लो भाई। इन्होंने रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना की संज्ञा दी है। रीतिकाल को विशुद्ध साहित्य सर्जना, विशुद्ध साहित्य सर्जना। अब देखो आपसे प्रश्न कैसे पूछा जाएगा, यहाँ इंक डालो। कि रीति काल को, देखो यहां से प्रश्न आपसे कैसे पूछा जाएगा कि विशुद्ध रीति काल को विशुद्ध साहित्य सृजना का काल की संज्ञा किसने दी है, तो फिर विश्वनाथ प्रसाद मिश्र के बारे में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण वक्तव्य है भाई, ये भी आपको याद रखना है। 2-2, 3-3, 5-5, 4-4 लाइन ही तो याद करनी है इनके बारे में। और इनके बारे में सबसे पहले क्यों पढ़ाया जा रहा है, क्योंकि ये समझ में आएगा तभी आदिकाल में सिद्ध साहित्य, नाथ साहित्य, ये सब क्या है, जैन साहित्य, ये सब तभी समझ में आएंगे, क्योंकि उनके बारे में कुछ कुछ फिर वक्तव्य आएंगे आगे। तो फिर आप लोगों को ये कंफ्यूजन नहीं होगा कि विश्वनाथ प्रसाद मिश्र कौन है, क्योंकि ये पहले पढ़ लिए। अब इन्होंने आलोचनात्मक ग्रंथ है ये इनके, उनके बारे में कुछ कुछ कहा है कि ये अच्छा साहित्य था इनका, इनका ये था, ये अच्छे कवि थे, तो फिर वो आप आसानी से आगे समझ पाओगे। लिखो फिर आगे देखें, मैं गणपति चंद्र गुप्त के बारे में अब देखेंगे। गणपति चंद्र गुप्त जी ने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लिखा वे 1965 ईस्वी में, कई बार पूछा गया है वे ये भी। अगला जो इतिहास ग्रंथ देखेंगे भी गणपति चंद्र गुप्त का, और गणपति चंद्र गुप्त जी ने क्या लिखा है भी, किस नाम से, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। उन्नीस सौ 65 ईस्वी में लिखा है भी इन्होंने हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास। अब इसमें देखिए 2 भागों में विभक्त है भाई, कई बार ये भी पूछ लिया जाता है, तो आप लिखो ये 2 भागों में विभक्त है भाई, 2 भाग मिलते हैं इसके। अब देखो इसमें क्या है, गणपति चंद्र गुप्त के बारे में एक प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य किसने कहा है, तो गणपति चंद्र गुप्त ने कहा है। तो लिखो ये सूफी काव्य को रोमांटिक या रोमांसिक कथा काव्य की, कथा काव्य परंपरा या कथा काव्य की संज्ञा किसने दी है भाई, गणपति चंद्र गुप्त ने दी है भाई। सूफी काव्य को रोमांसिक कथा काव्य परंपरा की संज्ञा किसने दी है, गणपति चंद्र गुप्त ने। कई बार प्रश्न पूछा गया है यहां से। अब देखो भाई इन्होंने प्रथम कवि माना है हिंदी का, इन्होंने भी हिंदी के प्रारंभ की चर्चा की है, और कई बार ये प्रश्न भी पूछा गया है कि गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी के प्रथम कवि कौन से हैं। देखो भाई इनके अनुसार हिंदी का जो पहला कवि है, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी का प्रथम कवि सबको पता है भाई शालिभद्र सूरी है हिंदी के प्रथम कवि, गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है शालिभद्र सूरी। और इन्होंने क्या लिखा है भाई, भरतेश्वर बाहुबली रास, इनकी रचना का नाम क्या है, शालिभद्र सूरी की भरतेश्वर बाहुबली रास। और ये कब लिखी है भाई, 1184 ईस्वी में लिखी है भाई।
यानी कि प्रथम कवि मान लिया तो प्रथम रचना भी पूछ सकते हैं आपसे। तो गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम कवि कौन है? वैशाली भद्र सूरी। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार प्रथम रचना हिंदी की तो भरतेश्वर बाहुबली रास। और गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ? 1184 ईस्वी से। सामान्य सी बात है लेकिन फिर भी लिखेंगे। लिखो भाई, हिंदी साहित्य का प्रारंभ गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार है। देखो आलस नहीं करना है, पता है फिर भी लिखेंगे, क्योंकि रिवीजन करोगे तब क्या पता कौन सी बात दिमाग से निकल जाए। तो लिखनी हर छोटी बड़ी चीज है, चाहे एक चीज को आप कितनी बार लिखो, जब भी सामने आए तभी लिख दो। क्योंकि आप छोटी परीक्षा की तैयारी नहीं कर रहे, बहुत बड़ी परीक्षा की तैयारी कर रहे हो भाई। अब देखो, हिंदी साहित्य का प्रारंभ कब से माना इन्होंने? हिंदी साहित्य का प्रारंभ इनके अनुसार गणपति चंद्र गुप्त के अनुसार कब से? अभी 1184 ईस्वी से हिंदी साहित्य का प्रारंभ हुआ इनके अनुसार। क्योंकि देखो वहां हमने देखा हजारी प्रसाद द्विवेदी का भी पूछा जाता है 10वीं सदी से, वो 10वीं सदी ही वहां लिखा मिलता है। अब देखो भाई, एक गणपति चंद्र जी ने विभाजन किया है इन्होंने इस तरह से विभाजन किया, राज्य आश्रय, लोक आश्रय और क्या है भाई, धर्माश्रय। इस तरह से इन्होंने साहित्य का इतिहास विभाजन किया है भाई। इस तरह से राज्य आश्रय रचनाओं को अध्ययन करेंगे, इस तरह से फिर लोक आश्रय और धर्माश्रय। इस तरह से हिंदी साहित्य का अध्ययन इन्होंने इस तरह से विभाजन करके अध्ययन किया है। तो आप लिखो, ये विभाजन किसने? केवल गणपति चंद्र गुप्त ने किया है। ये ऐसा विभाजन केवल गणपति चंद्र गुप्त जी ने किया है। अब देखेंगे भी हम आगे, ये देखो गणपति चंद्र गुप्त के बारे में एक दो बातें या दो चार जो भी थी वो हमने देखी। अब हम देखेंगे भी आज डॉक्टर नगेंद्र के बारे में, क्योंकि उनके बारे में भी बहुत कुछ पूछा जाता है, क्योंकि उन्होंने कोई इतिहास ग्रंथ तो लिखा नहीं, संपादन किया है। तो ये लिखो, फिर हम देखेंगे भी डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। अब करेंगे भी हम डॉक्टर नगेंद्र के बारे में। डॉक्टर नगेंद्र क्या है भाई? संपादक है, इतिहासकार नहीं है। और ये प्रश्न भी पूछा गया है कि 4 दिए गए विकल्प में आपको रामचंद्र शुक्ल थे, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी और भाई विश्वनाथ प्रसाद मिश्र और डॉक्टर नगेंद्र। और पूछा गया कि कौन से आलोचक ने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखा, तो फिर उसमें उत्तर क्या था? डॉक्टर नगेंद्र, क्योंकि वो संपादक है भाई, उन्होंने इतिहास ग्रंथ नहीं लिखे हैं। तो देखो डॉक्टर नगेंद्र के बारे में देखेंगे। वैसे आप देखोगे कि पूरे हम साहित्य पढ़ेंगे तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल के वक्तव्य, फिर उसके बाद हजारी प्रसाद द्विवेदी जी के वक्तव्य, और फिर तीसरे नंबर पे हम देखेंगे कि सबसे ज्यादा वक्तव्य पूछे जाते हैं डॉक्टर नगेंद्र से। तो डॉक्टर नगेंद्र क्या, इनके बारे में लिखो भाई कि ये संपादक है, इतिहासकार नहीं है। सबसे पहली बात तो यही लिखो कि ये संपादक है, इतिहासकार नहीं है। सबसे पहली बात तो यही लिखो भाई। अब दूसरी बात लिखो कि संपादित ग्रंथ, इन्होंने ग्रंथ संपादित किया है, तो इनके संपादित ग्रंथ का नाम लिखो भाई। इनका संपादित ग्रंथ है भाई हिंदी साहित्य का इतिहास। संपादित ग्रंथ है इनका हिंदी साहित्य का इतिहास। और ये कब लिखा भाई? 1973 ईस्वी में लिखा है इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास। अब देखो भाई, इन्होंने नामकरण किया है
नामकरण इन्होंने कैसे किया है, नामकरण कैसे किया, इन्होंने नामकरण कर दिया भाई, यही किया है बस, आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल और आधुनिक काल, और उसकी समय सीमा लिखेंगे। तो नामकरण कैसे किया भाई, इन्होंने आदिकाल की समय सीमा मानी है भाई, इन्होंने आदिकाल, आदिकाल की समय सीमा मानी 7वीं सदी से 14वीं सदी के बीच जो है वो आदिकाल है भाई, इनका मानना है। और 14वीं सदी के मध्य से लेकर फिर क्या लिखेंगे हम, भक्ति काल, इन्होंने नामकरण किया भाई फिर भक्ति काल, और भक्ति काल का 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, 14वीं सदी के मध्य से 17वीं सदी के मध्य तक, और फिर क्या है भाई, रीति काल का नामकरण किया 17वीं से 19वीं तक। रीति काल का क्या किया, समय सीमा बताई भी, जो 17वीं से 19वीं तक, 17वीं सदी से 17वीं सदी के मध्य तक तो ये आ गया, तो 17वीं सदी के मध्य के बाद से लेकर 17वीं से लेकर 19वीं तक, 19वीं सदी तक। और फिर क्या बच गया भाई, आधुनिक काल बच गया, आधुनिक काल का 19वीं सदी से वर्तमान तक। आधुनिक काल का समय क्या माना है भाई इन्होंने, 19वीं सदी से वर्तमान तक, ये समय सीमा तय की गई है भाई। और ये नामकरण किया गया है डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार। हिंदी साहित्य के इतिहास जो संपादित ग्रंथ है उसमें ये नामकरण आपको मिलेगा। अब हम देखते हैं भाई कि इनके बारे में कुछ प्रश्न पूछे जाते हैं आधुनिक काल से भी, जैसे भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा दी, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा दी, वो प्रश्न पूछे जाते हैं तो वो लिखेंगे। अब देखो, जैसे वर्तमान काल को इन्होंने विभाजित कर दिया, वर्तमान काल को इन्होंने विभाजित किया है भारतेंदु काल, द्विवेदी काल, छायावाद, ऐसे विभाजित है। तो सबसे पहले लिखो भाई, भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल कहा। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल किसने कहा है, डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है। भारतेंदु काल को पुनर्जागरण काल की संज्ञा किसने दी है, डॉक्टर नगेंद्र ने। अब लिखो भाई, द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल कहा। द्विवेदी युग को या द्विवेदी काल को, द्विवेदी युग को जागरण सुधार काल। और देखो, एक बार एनवीएस की परीक्षा में ये प्रश्न पूछा गया है कि द्विवेदी काल की कौन सी विशेषता नहीं है, और उसमें फिर क्या लिखा गया था, सुधारवाद। तो देखो, और फिर बच्चों ने ये गलत भी किया, लेकिन देखो सुधार, प्रत्येक काल में सुधारवादी ही कुछ ना कुछ सुधार तो किया ही गया है। और वैसे भी इसको तो जागरण सुधार काल कहते हैं, तो ये तो है ही। द्विवेदी काल को जागरण सुधार काल की संज्ञा किसने दी भाई, डॉक्टर नगेंद्र ने दी भाई। और छायावाद तक, छायावाद का अंत रूपाभ पत्रिका से माना जाता है भाई। ये देखो, ये तो हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन ये देखो भाई, ये डॉक्टर नगेंद्र ने कहा है भाई। अब डॉक्टर नगेंद्र ने आधुनिक काल को, वर्तमान काल को डॉक्टर नगेंद्र ने विभाजित किया है। वो देखेंगे कैसे विभाजित किया है। वर्तमान काल का विभाजन डॉक्टर नगेंद्र के अनुसार, वर्तमान काल का विभाजन, वर्तमान काल का विभाजन कैसे किया भाई। सबसे पहले तो भारतेंदु काल, फिर द्विवेदी युग या भारतेंदु युग बोल सकते हो आप। सबसे पहले तो क्या है भाई, भारतेंदु युग, फिर क्या है उसके बाद द्विवेदी युग, द्विवेदी युग। उसके बाद क्या है भाई, द्विवेदी युग के बाद फिर क्या है, छायावाद। और फिर देखो, छायावाद के बाद, ये तो सबको पता है, छायावाद के बाद इन्होंने जो विभाजन किया है वो किया भाई छायावादोत्तर, छायावादोत्तर। अब छायावादोत्तर को फिर से दो भागों में बांटा गया। एक तो प्रगति प्रयोग काल,
इसको फिर नगेंद्र ने दो भागों में बांटा। इसको बांटा भाई प्रगति प्रयोग काल, और फिर एक नवलेखन काल, इसको फिर बांटा भाई नवलेखन काल। ये शायद आपको दिखाई दे रहा है या नहीं, आगे ऊपर लिखेंगे। देखो भाई छायावादोत्तर काल को डॉक्टर नगेंद्र ने फिर दो भागों में बांटा भाई। एक तो क्या बांटा, प्रगति प्रयोग काल, और इसकी समय सीमा भी लिखेंगे भाई कितनी मानी है, क्योंकि यहाँ से प्रश्न पूछे जाएंगे। जो नए प्रश्न बनते हैं ना, आप लोग ये सोचते हो कि ये कहाँ से आ गए, जो 10-15 प्रश्न नए बनाए जाते हैं हर बार हर परीक्षा में, वो इसी तरह से गंभीरता से उठाए जाते हैं वहां से प्रश्न। तो देखो छायावादोत्तर काल को फिर डॉक्टर नगेंद्र ने क्या किया है भाई, छायावादोत्तर काल, इसको दो भागों में बांटा है भाई डॉक्टर नगेंद्र ने। अब दो भाग, एक तो ये प्रगति प्रयोग काल बांटा है भाई, एक तो प्रगति प्रयोग काल। देखो वैसे तो हम प्रगतिवाद अलग पढ़ते हैं, प्रयोगवाद अलग पढ़ते हैं, लेकिन डॉक्टर नगेंद्र ने इस तरह से बांटा और इसको नवलेखन काल कहा भाई। दूसरा बांटा भी नवलेखन काल। और देखो इसकी समय सीमा तो 1938 से 1953 मानी है भाई, और इसकी समय सीमा मानी है भाई 1953 से फिर वर्तमान तक। इसमें फिर समकालीन तक सभी आ गए भाई नवलेखन काल में। ये विभाजन किया है भाई डॉक्टर नगेंद्र ने। अब देखो अब हम ये डॉक्टर नगेंद्र के बारे में देखा भाई। अब हम देखेंगे राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। लिखो इनको। देखो ये रूपा पत्रिका का, जो रूपा पत्रिका 1938 में आई थी भी आप सबको पता है, और काला कांकेर से ये आई थी, और इसी से छायावाद का अंत माना जाता है। रूपा पत्रिका से 1938 में आई थी, और इसके संपादक थे भी पंत और नरेंद्र शर्मा। कई बार पूछा गया है, वैसे ये लिखेंगे अलग से पत्रिका में भी, और फिर छायावाद करेंगे ना, जहां सुमित्रा नंदन पंत को अलग से विश्लेषित करेंगे वहां करेंगे इनको। अब देखो भाई एक पूछा जाता है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित है जो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। कई बार पूछा जाता है ये हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। देखो ये डॉक्टर नगेंद्र के बारे में हो चुका, भी अलग से अब कर रहे हैं हम हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। अब देखो ये 1953 में निकलना प्रारंभ हुआ था। नागरी प्रचारिणी सभा काशी के द्वारा ये निकाला जा रहा था, और शुरू में 18 खंडों में निकलना था ये, लेकिन 16 खंड अब तक प्रकाशित हो चुके हैं, 18 तक नहीं पहुंचे हैं। यानी कि उस समय सोच के चला गया था ये कि भी 18 खंड इसके निकालेंगे, लेकिन 16 आ चुके हैं। तो हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। और लिखो भाई काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था इसको, काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी में थी ये भी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित किया गया था क्या, हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास। और ये 1953 में प्रकाशित प्रारंभ किया गया था। और फिर क्या है भाई, प्रस्तावित थे कि 18 खंड, प्रस्तावित तो क्या थे कि 18 खंड प्रकाशित करेंगे, प्रस्तावित थे 18 खंड, और प्रकाशित कितने हुए हैं भाई, अब तक प्रकाशित हुए भाई 16 खंड। अब देखो यहां से एक कंफ्यूजन बनेगा आपका, प्रकाशित हुए भाई कितने, 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। अब देखो यहां से कई बार प्रश्न पूछा जाता है कि काशी नागरी प्रचारिणी सभा द्वारा प्रकाशित हिंदी साहित्य के वृहद इतिहास के कितने खंड प्रकाशित हो चुके हैं।
और वहाँ कई किताबों में मैंने देखा है कहीं 18 लिखा हुआ होता है, कहीं 16। तो फिर आप लोग वहाँ जो पेपर में आएगा तब क्या उत्तर दोगे आप? वहाँ फिर आपका नंबर कटने की संभावना होती है। तो देखो, यदि प्रकाशित पूछा जाएगा तो आपको 16 खंड बताने हैं भाई। हिंदी साहित्य के विरुद्ध इतिहास के 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं और प्रस्तावित थे कितने? 18 खंड। 2 खंड अभी और प्रकाशित होने बाकी हैं, यानी कि 16 खंड प्रकाशित हो चुके हैं। ये बात याद रखनी है भाई, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये गलत लिखी हुई है। 2-3 किताबों में मैंने देखा कहीं 18 लिखा हुआ है, कहीं 16 लिखा हुआ है। आप देखो, इनके नाम लिख लेते हैं। 16 के 16 खंड आपको याद करने की जरूरत नहीं है, सबसे पहला और आखिरी लिख लो भाई। जो 16 खंड है उनमें प्रथम जो खंड है वो है भाई हिंदी साहित्य की पीठिका। जो प्रथम खंड है हिंदी साहित्य के विरुद्ध इतिहास का प्रथम खंड, इसका नाम क्या है भाई? हिंदी साहित्य की पीठिका। हिंदी साहित्य की पीठिका। और इसको किसने प्रकाशित किया? राजबली पांडे ने, डॉक्टर राजबली पांडे। पूछा गया है भाई, ये भी महत्वपूर्ण है। ये हिंदी साहित्य के विरुद्ध इतिहास का प्रथम खंड हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे। और फिर जो 16वां खंड है हिंदी साहित्य के विरुद्ध इतिहास का 16वां खंड जो है वो है भाई क्या, कौन सा? हिंदी का लोक साहित्य। हिंदी का लोक साहित्य। और ये भी पूछा गया है, राहुल सांकृत्यायन का नाम आया था सिर्फ, लेकिन 2 है भाई, राहुल सांकृत्यायन भी और कृष्ण बलदेव भी। इसके संपादक कौन है भाई? राहुल सांकृत्यायन और कौन है भाई फिर? कृष्ण बलदेव। दोनों लिखो भाई, कृष्ण बलदेव भी, दोनों भी आ सकते हैं। और एक राहुल सांकृत्यायन पहले आ चुका है, क्या पता कृष्ण बलदेव को दे दे। तो देखो, हिंदी साहित्य का विरुद्ध इतिहास प्रस्तावित तो थे 18 खंड, प्रकाशित हो चुके हैं 16 खंड। पहला खंड है भाई हिंदी साहित्य की पीठिका, राजबली पांडे का। और 16वां खंड है भाई हिंदी लोक साहित्य, राहुल सांकृत्यायन और कृष्ण बलदेव का। ये है भाई हिंदी साहित्य के विरुद्ध। अब काशी नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में देखेंगे थोड़ा सा। वैसे तो एक जो आधुनिक काल आप हमारा देखोगे ना विबोध एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे, तो वहीं पहले लिख लो इसको, वहीं वहाँ भी करवाया गया है। ये फिर से बता देंगे क्योंकि बार बार बताना मुझे अच्छा लगता है, क्योंकि अगर वहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन हो जाए या क्या पता बोलने में कई बार मिस्टेक हो जाए, कोशिश तो करते हैं कि न हो, लेकिन कई बार हम बोलना कुछ चाहते हैं और निकल कुछ जाता है। कई बार लिख तो देते हैं सही और बोल देते हैं गलत, या कई बार बोल गलत देते हैं लिख सही देते हैं। ये छोटी मोटी त्रुटि अगर कहीं हो जाए तो बार बार इसीलिए बताया जा रहा है कि आप उसको सुधार लो। और कन्फ्यूजन हो तो आप जरूर कमेंट्स में डाला करो, तुरंत उसका जवाब आपको दिया जाएगा। ये नोट करो भाई, फिर आगे चलेंगे। अब देखो भाई, देखो भाई, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में देखते हैं थोड़ा सा। काशी नागरी प्रचारिणी सभा, काशी, काशी नागरी प्रचारिणी सभा काशी में ही है भाई ये। और इसकी स्थापना कब की गई थी भाई? इसकी स्थापना कई बार प्रश्न पूछा गया है। ये पीएचडी के एंट्रेंस एग्जाम होते हैं, पीएचडी एमफिल के लिए, या फिर नेट जेआरएफ में भी पूछा जाता है, सब जगह पूछा जाता है जहाँ हिंदी साहित्य आता है वहाँ। तो इसकी स्थापना है भाई 1893 ईस्वी में काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना की गई। और 3 सदस्य थे भाई। स्थापना के दौरान सबसे ज्यादा हम देखेंगे भाई श्याम सुंदर दास के बारे में। एक तो थे भाई श्याम सुंदर दास, दूसरे थे भाई फिर ठाकुर शिव कुमार, राम नारायण मिश्र, राम नारायण मिश्र,
तीसरे थे भाई फिर कौन से, ठाकुर शिव कुमार सिंह, ठाकुर शिव सिंह है भाई। देखो भाई अब ये तीनों है भाई याद, ये कई बार पूछा गया है। देखो आसान है याद करना भी कि श्याम, राम श्याम शिव भगवान है तीनों। और स्थापना समय भी आपको याद रखना है 1893। अब देखो 1896 और 93 में दोनों में कंफ्यूजन होता है कई बार। इसी सभा के द्वारा एक पत्रिका निकाली गई और उसका नाम था भाई काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। वो निकाली थी भी 1896 में, 3 साल बाद एक पत्रिका निकाली थी इस सभा ने। तो अब देखो इसके प्रथम अध्यक्ष भी कई बार पूछ लिया जाता है, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष। तो प्रथम अध्यक्ष कौन थे भाई, आप सब जानते हो, बाबू कौन थे, राधा कृष्ण दास थे भाई, राधा कृष्ण दास। बाबू भी लगा देते हैं इनके आगे, राधा कृष्ण दास। अब देखो राधा कृष्ण दास कौन थे, ये आप सब जानते हो भी, भारतेंदु जी के फुफेरे भाई थे ये। और ये काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम अध्यक्ष बने थे। इसकी स्थापना हुई तब अध्यक्ष बनाया जाता है एक, वो प्रथम अध्यक्ष ये बने थे भाई। अब देखो इसके द्वारा एक पत्रिका निकाली गई। और कब निकाली गई वो पत्रिका, 1896 ईस्वी में निकाली गई। और उस पत्रिका का नाम क्या था भाई, यही नाम था काशी नागरी प्रचारिणी। और सभा की जगह सिर्फ पत्रिका जोड़ दिया गया, काशी नागरी प्रचारिणी पत्रिका। अब देखो इसकी कई बार इस पत्रिका की डेट पूछी जाती है, तिथि कब इस पत्रिका का की स्थापना हुई। 1896 में इस पत्रिका को लाया गया। और किसके द्वारा, तो काशी नागरी प्रचारिणी सभा के द्वारा। अब देखो भाई इसमें क्या है, इसके भी प्रथम संपादक पूछ लिए जाते हैं भाई, लिखना चाहो तो लिख लो, वेणी प्रसाद, वरना कई बार हम लिखवा भी चुके हैं। प्रथम संपादक, इस पत्रिका के प्रथम संपादक थे भाई वेणी प्रसाद। सभी जो यहाँ लिखे हैं ना भाई नागरी प्रचारिणी पत्रिका के बारे में और सभा के बारे में सारे तथ्य पूछे गए हैं, सारे के सारे इंपॉर्टेंट है। तो और कन्फ्यूजन भी अब नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये कई बार कन्फ्यूजन हम तैयारी करते थे, हमारे सामने भी आते थे। और अब बच्चे हमें बताते हैं कि देखो ये तो इतना करना था, मैंने ये कर दिया। तो वो थोड़ा थोड़ा कन्फ्यूजन आप लोगों के न हो। अब की बार पूरी कोशिश की जा रही है कि जहाँ जहाँ डाउट वाले प्रश्न हैं वहाँ वहाँ मैं आपको इस तरह से करवाऊंगी, एक साथ लिखवाऊंगी, ताकि कोई डाउट आपके ना रहे। आगे करेंगे भाई हम अब राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। ये हमने देखा भाई काशी नागरी प्रचारिणी सभा के बारे में, जो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे अब देखेंगे भाई हम राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या किया है। एक इतिहास ग्रंथ लिखा है इन्होंने भी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो अब राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में 2-4 बातें हम देखेंगे जो कई बार पूछी गई हैं भाई परीक्षा में। हिंदी साहित्य और संवेदना का अगला जो इतिहास ग्रंथ है, ऐसे ही लिख लो भाई राम स्वरूप चतुर्वेदी, राम स्वरूप चतुर्वेदी। और इनके जो ग्रंथ का नाम है वो है भाई हिंदी साहित्य का संवेदना, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। ये ग्रंथ कई बार इस ग्रंथ का नाम पूछा जाता है भी ये किसका है। और कई बार देखो 1986 ईस्वी लिखो भाई, ये 1986 ईस्वी में आया था भाई। राम स्वरूप चतुर्वेदी का इतिहास ग्रंथ का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, 1986 ईस्वी। अब देखो भाई इसमें क्या है, राम स्वरूप चतुर्वेदी
जी के राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में एक दो बातें लिखो जो कई परीक्षाओं में पूछा जाता है। देखो, रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर, कई बार पूछा गया है ये प्रश्न है। तो राम स्वरूप चतुर्वेदी ने क्या कहा है? रामचंद्रिका को क्या कहा भाई? छंदों का अजायब घर। रामचंद्रिका आप सबको पता है केशव दास की रचना है, और रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? छंदों का अजायब घर ये कहा है भाई किसने? राम स्वरूप चतुर्वेदी ने। और एक क्या कहा है? छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा भी राम स्वरूप चतुर्वेदी ने दी है। छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा। ये दोनों प्रश्न बहुत ज्यादा पूछे गए हैं भाई, बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। पूछा जाएगा कि छायावाद को शक्ति काव्य किसने कहा है? तो छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा किसने दी है? राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने दी है वीर, छायावाद को शक्ति काव्य की संज्ञा। ये राम स्वरूप चतुर्वेदी के बारे में। अब हम और कुछ इतिहास ग्रंथों के सिर्फ नाम लिखेंगे भी, क्योंकि उनका को भी कई बार पूछ लिया जाता है। उनमें अंदर क्या है ऐसा कुछ नहीं है खास, लेकिन नाम याद करने बहुत ज़्यादा जरूरी है वो। तो लिखो, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथों में आप लिखो। देखो भाई, हिंदी साहित्य के अन्य इतिहास ग्रंथ लिखो। इसको भी हटा दें क्या? अन्य इतिहास ग्रंथ या अन्य महत्वपूर्ण इतिहास ग्रंथ आप कह सकते हो भाई। ये तो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, जो एक एक बात लिखवाई गई है इनके बारे में वो सब पूछी जाएगी भाई। वो सब तो आपको कुछ छोड़ना नहीं है, एक भी शब्द, सब कुछ एज इट इज याद करना है आपको। अन्य इतिहास ग्रंथ हैं, इनके बारे में भी कई बार पूछा गया है, तो फिर लिखो। जैसे देखो, सबसे पहले तो आप लिखो भाई इसमें हिंदी काव्य धारा, कई बार पूछा गया है भाई, राहुल सांकृत्यायन का है हिंदी काव्य धारा। हिंदी काव्य धारा राहुल सांकृत्यायन जी का है ये, और ये 1944 ईस्वी में है भाई। इसका समय जो है वो है 1944 ईस्वी, क्योंकि कालक्रम से भी लगवा लेते हैं ये। अब सिर्फ हम नाम लिखेंगे, वो आपको याद करने हैं भाई। अब देखो, अगला हम हिंदी साहित्य का इतिहास लिख चुके हैं, अब हम लिखेंगे भाई साहित्य का इतिहास दर्शन। कई बार पूछा गया है भाई साहित्य का इतिहास दर्शन। ये किसका है भाई? साहित्य का इतिहास दर्शन है भाई नलिन विलोचन शर्मा। नलिन विलोचन शर्मा। देखो भाई, एक रिवीजन क्लास में हमने नलिन विलोचन शर्मा के बारे में देखा था, देख लेना आप नेट जेआरएफ की जो रिवीजन क्लासेज हैं उसमें। फिर एक है भाई अगला जो है वो है भाई, जैसे ये पूछ लेते हैं भाई हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य, दोनों कई बार पूछे गए हैं भाई। हिंदी साहित्य का विकास और हिंदी भाषा और साहित्य। हिंदी भाषा और साहित्य, ये श्याम सुंदर दास के हैं भाई दोनों ग्रंथ है। ये तो 1924 में है और ये है भाई 1930 में, और ये दोनों किसके हैं भाई? श्याम सुंदर दास के ग्रंथ है भाई, बहुत बार पूछे गए हैं, तो आपको याद करने हैं ये। अब आगे लिखेंगे भाई, ये लिखो, फिर आगे लिखते हैं। और देखो, एक इसी तरह का और पूछा जाता है, ये तो क्या है? साहित्य का इतिहास दर्शन। वहां आगे सिर्फ हिंदी लगा दिया जाता है, हिंदी साहित्य का इतिहास दर्शन, वो अलग है भाई। फिर कृष्ण का है, वो तो कृष्ण देव का। ये है नलिन विलोचन शर्मा का, ये ज्यादा महत्वपूर्ण है, लेकिन कई बार कंफ्यूजन के लिए क्या पता वो वाला पूछ लें, तो वो भी लिखवा देंगे। ये लिख लिया आप लोगों ने, ये ऊपर वाला लिख चुके हो, यहां लिखेंगे। और देखो, जैसे एक पूछा जाता है भाई, जैसे राजस्थानी भाषा और साहित्य,
राजस्थानी भाषा और साहित्य, और एक और पूछा जाता है राजस्थानी पिंगल साहित्य। ये दोनों ग्रंथ किसके हैं भाई? ये दोनों ग्रंथ मोतीलाल मेनारिया के हैं भाई, डॉक्टर मोतीलाल मेनारिया के हैं भाई। दोनों ग्रंथ मोतीलाल मेनारिया के कई बार पूछे गए हैं भाई ये। और हिंदी वीर काव्य, ये भी कई बार पूछा गया है। हिंदी वीर काव्य टीकम सिंह का है भाई ये हिंदी वीर काव्य। हिंदी वीर काव्य ये है भाई किसका? ये टीकम सिंह का है भाई, डॉक्टर टीकम सिंह तोमर। डॉक्टर टीकम सिंह तोमर है भाई ये, इन्होंने लिखा है भाई हिंदी वीर काव्य। और फिर पूछा जाता है भाई, ये हम लिख चुके हैं। फिर कविता कौमुदी भी लिख चुके हैं, रामनरेश भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का। देखो भाषा काव्य संग्रह, इसको आप महत्वपूर्ण लगाना भाई, क्योंकि ये कई बार पूछा जा चुका भाई, क्योंकि ये कालक्रम में लगवा लिया गया है कई बार। तो ये भाषा काव्य संग्रह 1853 ईस्वी में लिखा है भाई, महेश दत्त शुक्ल का है भाई ये, महेश दत्त शुक्ल। और ये देखो 1853 में है, यानी कि कालक्रम में कई बार लगवा लेते हैं। और फिर हम सोचते हैं रामचंद्र शुक्ल का, और वो तो पहले है, ये कोई बाद में आए होंगे कोई। लेकिन भाषा काव्य संग्रह 1853 ईस्वी में महेश दत्त शुक्ल का है भैया। भाषाओं का काव्य संग्रह भाषा। फिर है भाई हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। अगला जो इतिहास ग्रंथ है वो है भाई हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास। हिंदी साहित्य का विवेचनात्मक इतिहास, ये है भाई किसका? सूर्यकांत शास्त्री का है भाई ये हिंदी साहित्य का, 1930 ईस्वी में है ये। और सूर्यकांत शास्त्री का है, सूर्यकांत शास्त्री। ये सब आपको याद करने हैं भाई। फिर आगे हम इतिहास आदिकाल प्रारंभ करेंगे ना, तो फिर वहां देखना आप आराम से, इतनी सरलता से आपको याद होते चले जाएंगे। सिर्फ ये 2 क्लास जो मैंने आपको दिए इन पे मेहनत करो, फिर तो बहुत सरलता से करवाएंगे। देखना अगली क्लास तो आपको आधी तो यही याद हो जाएगी, आधी घर जाके आप देखोगे तो याद हो जाएगी। और इतना अच्छा आपको लगेगा कि मैं याद करूं उसको, इतना आपको रस आएगा पढ़ते हुए। सिर्फ ये ग्रंथ, ये 2 क्लास पे मेहनत कर लो आप। देखो भाई अगला हम देखेंगे, अगला है भाई फिर हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। कई बार पूछा गया भाई ये भी हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। देखो भाई थोड़ा थोड़ा नाम में परिवर्तन मिलेगा आपको, तो फिर वहां ये आपको कई कई बार याद करने पड़ेंगे भाई। ये है डॉक्टर बच्चन सिंह का है भाई, डॉक्टर बच्चन सिंह। और फिर एक लिखेंगे भाई हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, हिंदी साहित्य का आधा इतिहास। ये है भाई किसका? जो चौथे सप्तक की कवित्री है सुमन राजे, उनका है भाई। ये लिखो फिर किसका है? सुमन राजे का है भाई, सुमन राजे। देखो इनकी भी एक जो डीयू में पीएचडी का एक एंट्रेंस एग्जाम हुआ था भाई, उसमें वो इनके भाई थे सफरी का झोला अजीत कुमार, वो एक रचना पूछी गई थी। यदि आप लोगों ने किसी ने दिया हो तो उनकी हाल ही में तो क्या आप ये लगाओ शायद 2017 या 18 में निधन हो गया उनका। और सफरी झोले में सफरी, वो एक रचना है उनकी, पूछी गई थी वहाँ। वो सब लिखवा देंगे, आप टेंशन मत लो, जो करवाया जा रहा है वो करो। आप देखो भाई 1-2 और लिख लो, सिर्फ हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास ऊपर लिखेंगे।
हिंदी साहित्य का मौखिक इतिहास। ये किसका है भाई? नीलाभ का है ये। और फिर एक है भाई हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये भी पूछा गया है, हिंदी साहित्य का ओझल नारी इतिहास। ये किसका है भाई? नीरजा माधव का। ये थे भाई हमारे इतिहास ग्रंथ 2013 में लिखा गया है भाई ये। और आधा इतिहास सुमन राजे वाला 2003 में है भाई, क्योंकि इसका सन भी पूछा गया है। और ये है 2013 में। अब देखो भाई, ये हमने देखे हिंदी साहित्य इतिहास परंपरा के बारे में कि हमारा हिंदी साहित्य का इतिहास कैसे लिखना प्रारंभ हुआ, फिर किन किन लोगों ने इसके ऊपर काम किया है। और ये आलोचनात्मक इन्होंने ग्रंथ अपने लिखे हैं। इसमें सभी कवियों को शामिल किया गया, उनकी रचनाओं को, गद्य पद्य सभी तरह का आपको देखे। आपको समय मिले तो जरूर पढ़ना चाहिए भी। रामचंद्र शुक्ल का इतिहास तो आप जरूर पढ़िए। यदि आप सही मायने में हिंदी के विद्यार्थी हैं तो आपके पास आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का इतिहास होना चाहिए। उसको आप पढ़िए, क्योंकि उनके वहाँ से तो बहुत ज़्यादा तथ्य उठाए जाते हैं आपकी परीक्षा में। इसके अलावा आप डॉक्टर नगेंद्र का भी पढ़िए, बच्चन सिंह का इतिहास भी आप पढ़िए, वो भी काफ़ी परीक्षा उपयोगी है भाई। ये हमने देखी भी, हमारी दूसरी क्लास थी। अब हम एक क्लास कल आपके लिए और लंबी बड़ी क्लास लेकर आएंगे, जिसमें हम काल विभाजन और उसके बारे में जो तथ्य करवाएंगे, उससे आपकी समझ और ज़्यादा विकसित होगी और फिर इंटरेस्ट बनेगा आपको हिंदी साहित्य पढ़ने में कि इसके अंदर आखिर है क्या। आज के लिए इतना ही भाई। और इसी तरह देखो, आप हमारे इसी तरह अध्ययन करवाया जाता है यूट्यूब विबोध एकेडमी के एकेडमी में, ऑफलाइन भी और ऑनलाइन भी। आप चाहे उस तरह से अध्ययन कर सकते हैं, ऑनलाइन भी हमसे जुड़ सकते हैं और ऑफलाइन भी जुड़ेंगे। जुड़े हुए हैं कुछ बच्चे, चाहो तो आप आ सकते हो। चरखी दादरी में है हमारा ये कोचिंग सेंटर। और देखो भाई, एक बात मैं आपको और बताना चाहती हूँ कि जब जब समय मिलेगा तब आपको हम फ्री ऑफ कॉस्ट क्लास देने की कोशिश करेंगे। जहाँ से छूट गया है वहीं से क्लास शुरू करने की कोशिश करेंगे, क्योंकि समय कम होता है। क्योंकि नेट परीक्षा के लिए कम से कम हम 4 घंटे पढ़ाते हैं एक बैच को, ऑफलाइन है या वो ऑनलाइन है। तो अब उसके बाद समय कम बचता है आप लोगों के लिए क्लास डालने में, लेकिन जितना समय मिलता है कोशिश करते हैं अभी हम कि वो चीज़ें आपको दें जो ज़रूरी है आपके लिए। वैसे तो बहुत लोग हैं करवाते भी हैं, हम इसी तरह से करवाते हैं अभी। हाँ, आप हमसे जुड़ सकते हो। रिवीजन की क्लासें भी आप देखना, यदि अभी आप नेट देने वाले हो तो हमने कम से कम पता नहीं 17-18 क्लास छोटी छोटी बनाई है भाई। 5-5, 10-10, 15 मिनट तो ज़्यादा से ज़्यादा होंगी। छोटी छोटी क्लासेज हैं जो आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है भाई। वो हर क्लास से आपको प्रश्न मिलेगा। कोई भी परीक्षा आप दे रहे हो, कहीं भी कोई असिस्टेंट प्रोफेसर की दे रहे हो या फिर आप नेट परीक्षा दे रहे हो। आज के लिए तो इतना ही। धन्यवाद। कितनी बार की